हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण कानूंगा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो इवेंट व्हेन यू आर लायबल टू पे टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई आपकी एक चार्जिंग इवेंट है जब आप टैक्स गवर्नमेंट को देने के लायक हैं। मेनली सेक्शन 12, 13 और 14 इससे डील करती है। सेक्शन 12 हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बता रही है इन केस ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 13 हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बताता है इन केस ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग। और सेक्शन 14 जब आपके टैक्स रेट चेंज हो तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और आपके ऊपर कौन सा रेट लगेगा वो भी डिस्कस करता है। तो समझते हैं पहले सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 है आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। सेक्शन 12(2) कहता है कि अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया, अगर आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के अंतर्गत टाइमली इशू किया है तो आपका इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के टाइम के अंतर्गत इशू नहीं किया तो लास्ट डे टू इशू इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के टाइम के अंतर्गत इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने इनवॉइस सेक्शन 31 के टाइम के अंतर्गत इशू नहीं किया तो जो लास्ट डेट थी इशू इनवॉइस की वो या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों यहां पे मैं जीएसटी डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन का भी जिक्र करूंगा, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जो ये कहता है कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस पेमेंट पर टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब मैं अगर सेक्शन 12 को और नोटिफिकेशन दोनों को समअप करूं तो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा कि अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस आपका टीओएस होगा। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो जो लास्ट डेट था इनवॉइस इशू करने का वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। अब पेमेंट सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 66 के कारण हमें एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं देना होता है, तो एडवांस पेमेंट जो मिला होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कभी होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 आपका है आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, यानी टाइम टू इशू इनवॉइस। तो सेक्शन 31 ने अलग अलग सिचुएशन में हमें टाइम ऑफ इनवॉइस इशू करने की बात की। पहले नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में भी अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व हो, मतलब आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उन केस में जब आपका गुड्स रिमूव होगा फैक्ट्री से फॉर सप्लाई उस टाइम पर या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर आपने अपनी फैक्ट्री से रिमूव उस टाइम पर या उसके पहले इनवॉइस इशू कर दिया है तो मैं कहूंगा आपका इनवॉइस एकदम टाइमली है, तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस गिना जाएगा। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उन केस में जब आप गुड्स अवेलेबल करवाओ डिलीवरी के लिए उस टाइम पर या उसके पहले यू हैव टू इशू इनवॉइस। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जब गुड्स का मूवमेंट शुरू हो यानी फैक्ट्री से रिमूव हो उस टाइम या उसके पहले। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जिस टाइम पर आप डिलीवरी कर रहे हो उस टाइम या उसके पहले यू हैव टू इशू इनवॉइस। सेकेंड सेक्शन बात करते हैं दोस्तों कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब वो आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करवाए। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब आपको सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दे उस टाइम पर या उसके पहले उसे इनवॉइस इशू करना है ना। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, जहां पे आप कंटिन्यूसली या रिकरेंट बेसिस पर कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और पेमेंट टर्म्स आपने डिसाइड किए हुए हैं कि फिक्स टाइम के बाद आपका पेमेंट नक्की होगा। उस केस में सप्लायर आपको एक टाइम ऑफ अकाउंट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। तो जब वो प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम पे या उसके पहले उसे इनवॉइस इशू करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तीसरी सिचुएशन है आपका जब आपने गुड्स बेचा हो ऑन अप्रूवल बेसिस पर। ऑन अप्रूवल बेसिस पे आपको अपना इनवॉइस, जब वो गुड्स कंफर्म करे सामने वाला कि उसने रख लिया है या सेल हो गया है उस टाइम पर, या जब आपका गुड्स रिमूव हुआ हो उस बात को 6 महीने हो गए, इन दोनों में से जो पहले हो उस टाइम पर या उसके पहले यू हैव टू इशू इनवॉइस। तो सेक्शन 31 डील करता है आपको इनवॉइस कब इशू करना है, और अगर आपने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू किया है तो आपका डेट ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई है, और अगर आपने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं किया तो जो उसकी लास्ट डेट थी टू इशू इनवॉइस वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करता हूं एडवांस अगर आपको मिला हो अप टू ₹1000। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जैसे आपका कोई बिल आया 925 और आपने उसको 1000 रुपीज दे दिया, जो 75 है वो आपने एज ए एडवांस दिए कि अगले बिल में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अप टू ₹1000 के ऐसे एडवांस के लिए सप्लायर के पास ऑप्शन है, सप्लायर चाहे तो जब उसे एडवांस मिला उस टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई माने, या जब वो अगले बिल में उसको एडजस्ट करने वाला है, वो जब बिल इश्यू होगा उस टाइम पे उसको टाइम ऑफ सप्लाई माने। इट इज ऑप्शन ऑफ सप्लायर, उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपने कोई गुड्स रिसीव किया है और उस पे आरसीएम लगता है, मतलब कि एज ए रिसिप्टेंट यू आर लायबल टू पे टैक्स, कैश्यू नट्स में, इवन कुछ तंबाकू लीव्स में, जहां पे हम एग्रीकल्चरिस्ट से अगर खरीदते हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो यू आर लायबल टू पे टैक्स, यानी रिसिप्टेंट लायबल है। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वो कहा गया है जब आपको वो गुड्स रिसीव हो, या जब आप उसको पेमेंट करो, या सप्लायर के इनवॉइस का 31st डे, 30 दिन का टाइम दिया गया है उसके बाद वाला, यानी कि 31st डे ऑफ द सप्लायर्स इनवॉइस। इन 3 में से जो इवेंट पहले हो वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी रिवर्स चार्ज के केस में। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपको गुड्स रिसीव हो, या आप उसे पेमेंट कर दो, या थर्ड जब सप्लायर का इनवॉइस आया प्लस 30 डेज, यानी कि 31वां दिन सप्लायर के इनवॉइस से, विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों यहां पे डेट ऑफ पेमेंट से अगर हमने बुक्स में एंट्री मारी है वो डेट, जिस दिन हमने पेमेंट दिया आपने बुक्स में एंट्री की है वो डेट, या जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब एग्जाम में आपको वो 2 डेट दे सकते हैं, आपने चेक दिया वो दिन और जिस दिन बुक्स में एंट्री मारी वो दिन, और जिस दिन चेक डेबिट हुआ स्टेटमेंट में वो दिन। इन दोनों में से जो पहले होगी वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करता हूं आपके वाउचर की। कई बार कुछ वाउचर इशू किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा। अब इन वाउचर में आपको गुड्स ही मिलेगा। ऐसे वाउचर के केस में अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब उसके सामने कौन सा गुड्स दिया जाएगा वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब कंज्यूमर उसे रिडीम करेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इनमें से किसी भी कारण से आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाओ तो जब आप रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं आती है तो जब आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये हुआ सेक्शन 12 के रिगार्डिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 के रिगार्डिंग। सेक्शन 13 जो है वो हमारी डील करती है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के लिए। अगेन सेक्शन 13(2) कहता है टाइम ऑफ सप्लाई आपका होगा डेट ऑफ, अगर इनवॉइस टाइमली इशू किया गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया गया है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी वो दिन या पेमेंट विच एवर इज अर्ली। अब यहां पे आपको पेमेंट की बात ध्यान में रखनी है। नोटिफिकेशन 66 सिर्फ गुड्स के केस के लिए है, सर्विस के केस के लिए नहीं है। तो सर्विस में अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर,
और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई थी वो दिन या पेमेंट विच एवर इज अर्ली। नाउ इसका इनवॉइस कब तक इशू करना है तो वो सेक्शन 31 में ही डील करता है, जो कहता है सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन में अगर आपने इनवॉइस दिया है तो हम कहेंगे आपका इनवॉइस टाइमली है। सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज में भी अगर आपने इनवॉइस इशू किया है तो आपका इनवॉइस टाइमली गिना जाएगा। और बैंकिंग सर्विस के केस में 30 डेज रिप्लेस करेगा 45 डेज की। मतलब बैंकिंग सर्विसेज में सर्विस कंप्लीट होने के 45 दिन में भी अगर उन्होंने इनवॉइस इशू किया है तो वो इनवॉइस टाइमली माना जाएगा। और अगर इनवॉइस टाइमली है तब आपको करना है डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइमली नहीं है तो जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई वो दिन या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस में काफी सर्विसेज इसमें कवर होती है। हालांकि गुड्स में तो लिमिटेड गुड्स ही कवर होती है, लेकिन सर्विसेज काफी है तो ये एग्जाम से थोड़ा महत्वपूर्ण है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस के केस में कहा गया जिस दिन आप उन्हें पेमेंट करो वो दिन, या जिसने आपको सर्विस दी थी उसका जो इनवॉइस होगा प्लस 60 डेज, यानी कि 61 डेज ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर, वो या आप पेमेंट करो वो विच एवर इज अर्लियर, आपका होगा टाइम ऑफ सप्लाई। रिसिप्टेंट जो लायबल था टैक्स पे करने के लिए तो उसे कब तक देना है, जब वो इनवॉइस सप्लायर का रिसीव करे उसके 61 डेज, या जो वो पेमेंट करे विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्टेंट इज लायबल टू पे टैक्स। अब दोस्तों अगेन यहां पे भी वो आएगा डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपने अपनी बुक्स में एंट्री की वो, या जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आपका डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स से थोड़ी अलग है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सर्विस के केस में 3 महीने या उससे अधिक हो तो ही वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए भी वही है, आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है, जब आप अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करो उस टाइम या उसके पहले यू हैव टू इशू इनवॉइस। और अगर इनवॉइस टाइमली इशू किया गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया गया है तो जब सर्विस कंप्लीट हुई थी वो डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। वाउचर के केस में वही जो गुड्स में था कि अगर आपने कोई वाउचर दिया है और उसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक सर्विस देने वाले हो, अगर वो डिटरमाइंड है तो जब आपने वाउचर इश्यू किया उसी टाइम पे यू आर लायबल टू पे टैक्स। और अगर आपने इश्यू किया उस टाइम पे आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब कंज्यूमर उसे रिडीम करेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप गुड्स और सर्विस दोनों का आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 मेनली डील करता है चेंज ऑफ टैक्स रेट्स। जब हमारे टैक्स रेट चेंज होते हैं तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और हमारे ऊपर कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड या न्यू, उसके रिगार्डिंग डील करता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 3 बातों पर निर्भर है, सर्विस कंप्लीटेड या गुड्स जो भी आपने डिस्पैच किया होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। अगर ये तीनों अकाउंटिंग टैक्स रेट चेंज है उसके पहले है या टैक्स रेट चेंज है उसके बाद है तो उनको सेक्शन 14 डील नहीं करता। जब ये बिछड़ जाता है ना, यानी 2 बिफोर है 1 आफ्टर है या 1 आफ्टर 2 बिफोर है, उसके रिगार्डिंग ही सेक्शन 14 डील करता है। तीनों 3 बिफोर या तीनों 3 आफ्टर है तो उस आपके सेक्शन 12 और 13 नॉर्मल प्रोविजन लागू होती है। अब हम बात करते हैं अगर जब ये बदल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो अगर इनमें से सर्विस कंप्लीट हो गई है और डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट कोई भी एक चेंज होने के पहले है तो जो पहले है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
यानी आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है या आप गुड डिस्पैच कर चुके हो और उसके बाद टैक्स रेट चेंज हुआ है, और इनवॉइस या पेमेंट इन दोनों में से कोई एक चीज आप पहले कर चुके हो, तो जो पहले हो चुकी है वही हमारा टाइम ऑफ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और हमें ओल्ड रेट लागू होगा। अगर ये दोनों चेंज ऑफ टैक्स रेट के बाद हुए हैं तो इन दोनों में जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और आप पे न्यू रेट लागू होगा। अगर आपने सर्विस कंप्लीट या आपने गुड्स डिस्पैच दोनों ही बाद में है और इनवॉइस या पेमेंट इन दोनों में से कोई एक चीज अगेन आफ्टर हुई है, तो आप पे जो चीज बाद में हुई है उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और नया रेट लगेगा। हालांकि सर्विस कंप्लीट या गुड डिस्पैच हमारा आफ्टर है और इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बिफोर हो चुका है, तो विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और आपके ऊपर ओल्ड रेट लागू होगा। इस बात को डिस्क्राइब करता हुआ पूरा चार्ट आपके सामने है। 6 केस इसमें कवर्ड है। अगर मैं सिंपली कहूं तो जहां पे सर्विस कंप्लीटेड, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से दो जिस तरफ हो वो रेट आप पे लागू होगा। ये एकदम थंब रूल है। आई होप सेक्शन 12, 13 और 14 आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर ताकि ये और थोड़ा क्लियर हो हम। तो आइए समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल सम्स के। पहला, हम कोई गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं। हमने डिस्पैच किया है गुड्स 25 मार्च को और आपने उसका इनवॉइस इश्यू किया 3 अप्रैल को, पेमेंट आया 5 अप्रैल को। अब 25 मार्च को आपने गुड्स डिस्पैच किया था, 3 अप्रैल को आपने इनवॉइस दिया और 5 अप्रैल को पेमेंट आया। इस केस में आप, ये गुड्स का केस है, तो आप करोगे पहले ये चेक करो कि आपका इनवॉइस टाइमली है या नहीं। हमने गुड डिस्पैच किया 28 मार्च को, तो हमें इनवॉइस 28 मार्च को या उसके पहले इशू करना चाहिए था। हमने इनवॉइस इशू किया 3 अप्रैल को, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा इनवॉइस टाइमली नहीं है। जब इनवॉइस टाइमली नहीं होता तो जो लास्ट डेट है इशू इनवॉइस यानी कि 28 मार्च, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैंने कंपैरिजन में 5 अप्रैल जो कि पेमेंट की डेट थी उसे कहीं कंसीडर नहीं किया, क्योंकि गुड्स के केस में हमें एडवांस पेमेंट पे जीएसटी देना ही नहीं है। तो नियम बहुत सिंपल हो गया था कि अगर इनवॉइस टाइमली है तो इनवॉइस की डेट, और अगर इनवॉइस टाइमली नहीं है तो लास्ट डेट जो थी वो डेट आपको कंसीडर करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक सर्विस के एग्जांपल की। सर, आपकी एक सर्विस आपने दी थी, वो कंप्लीट हुई 8 मार्च को। सर्विस कंप्लीट हुई 8 मार्च को और आपने 3 अप्रैल को इनवॉइस इशू किया। आपको उसका पेमेंट मिला 3 मई को। 8 मार्च को सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, आपने उसका इनवॉइस इशू किया 3 मई को और 3 अप्रैल को और पेमेंट मिला 3 मई को। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या हमारा इनवॉइस टाइमली है। सर्विस के केस में सर्विस कंप्लीट हो उसके 30 दिन में यू हैव टू इशू इनवॉइस। हमने 3 अप्रैल को दिया था, यस, तो हमारा इनवॉइस टाइमली है। अगर इनवॉइस टाइमली है तो इनवॉइस और पेमेंट यानी कि 3 अप्रैल और 3 मई, विच एवर इज अर्लियर, 3 अप्रैल। दोस्तों, दोनों एग्जांपल में फर्क ये था कि मैंने गुड्स के केस में पेमेंट की डेट कहीं कंपैरिजन की नहीं और सर्विस के केस में मैं पेमेंट की डेट का भी कंपैरिजन कर रहा हूं।